हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में जिसमें हम लोग प्रमेय 6.1 जो कि थेल्स प्रमेय या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय है, इसको सिद्ध करेंगे। बहुत ही ज़्यादा खास प्रमेय है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब आने के बहुत ज़्यादा चांस है। तो ये हम लोग इसमें प्रमेय सिद्ध करेंगे, मेन तो ये काम है। उसके अलावा 6.2 प्रमेय भी देखेंगे और उसके आजू बाजू की थोड़ी बहुत चीज़ें भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर हम 6.2 के उदाहरण की तरफ चलेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 6.1 पूरी कंप्लीट कर ली थी, पूरा बेसिक समझ लिया था। अब 6.2 शुरू करने जा रहे हैं। तो प्रमेय शुरू करने से पहले मैं थोड़ा बहुत आपको ये बता दूं, प्रमेय के भूमिका बना दूं एक बार। देखिए ध्यान से, दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों तथा उनकी संगत भुजाएं एक के अनुपात में हो। ये डिटेल में डिस्कस किया है हमने पिछले वाले वीडियो में। मैंने केवल एक बार लिखा है यहां पर वापस से, क्योंकि अब से मतलब 6.2 प्रश्नावली से हर बहुभुज की बात नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ त्रिभुज की बात होगी। तीन भुजाओं वाले बहुभुज की बात होगी। जो हमारा चैप्टर है त्रिभुज की बात होगी। तो त्रिभुज के लिए भी क्या यही रूल है, ये हमें डिस्कस करना है। मेन तो क्या है, दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि एक तो संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं एक के अनुपात में हो। अगर यहां वर्ड त्रिभुज लग गया तो क्या दोनों चीजें इसके लिए भी सेम रहेगी? क्या होने तो यही चाहिए, क्योंकि हर बहुभुज के लिए है ये। तो त्रिभुज समरूप होते हैं तो देखें क्या करें। समान कोणिक त्रिभुज के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं कि यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण समान हो तो उन्हें समान कोणिक त्रिभुज बोलते हैं। मतलब ऐसे दो त्रिभुज हैं जिनके संगत कोण समान है। ए कोण P वाले के बराबर है, कोण B कोण Q के बराबर है, कोण C कोण R के बराबर है। अगर तीनों कोण एक दूसरे के बराबर निकल रहे हैं, इसका मतलब यह है कि वो समान कोणिक त्रिभुज हो गए। समान कोणिक त्रिभुज, तो समान कोणिक त्रिभुज हैं तो उसके लिए प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं एक थेल्स। उन्होंने एक कथन दिया, बहुत ही खास कथन है वो, कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। उन्होंने ये बोला कि अगर त्रिभुज है ना और उनके कोण बराबर हैं, संगत कोण, तो भुजाएं तो समान अनुपात में होंगी ही, उनको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। बहुत ही कमाल की बात है ये, क्योंकि कोई भी बहुभुज था तो उसके समरूप होने के लिए हमें कोण भी चेक करने पड़ते थे और भुजा भी चेक करनी पड़ती थी। अभी अगर केवल तीनों के तीनों कोण समान हो जाएं तो फिर भुजाओं के समानुपात होने की जरूरत ही नहीं है। इस कथन से हम डायरेक्ट लिख देंगे कि भुजाएं तो उसकी समानुपाती हैं ही, तो वो समरूप हो जाएंगे। बहुत ही कमाल की बात है। अब उन्होंने कैसे बोल दिया ये बात कि भाई समान कोणिक त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात समान रहेगा। संगत भुजाओं का अनुपात से आप समझ रहे हो क्या है? मतलब AC बटे PR निकालो, या AB बटे PQ निकालो, या CB बटे RQ निकालो। इन सब का अनुपात या रेशो या डिवाइड बराबर आएगा, ये कहना चाह रहे हैं वो। अब उन्होंने कहा कि ये डायरेक्ट नहीं बोला है, ये बोला है इस प्रमेय की मदद से। इस प्रमेय में हालांकि हम कुछ और सिद्ध करेंगे, लेकिन उसके रिजल्ट से थोड़ा बहुत हेर फेर करके हमें ये चीज मिल जाएगी। तो मैं अब 6.1 प्रमेय शुरू करने जा रहा हूं और 6.1 को ध्यान से समझेंगे, एक एक चीज इसकी समझेंगे। 4-5 बार आप प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट प्रमेय सिद्ध करने को आ जाती है। तो ये हम करने के बाद एक बार फिर से इस पर आएंगे कि ये कथन कैसे सही लिखा हुआ है। ठीक है, एक और छोटी सी बात कि प्रमेय शुरू करने से पहले एक प्रमेय आपको आने चाहिए पहले से। कक्षा 9 की है वो, बहुत खास प्रमेय है, बहुत सिंपल सी प्रमेय है। कक्षा 9 में आपने 9वें चैप्टर में प्रमेय 9.2 पढ़ी है कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि मान लो आपने ये दो समांतर रेखाएं ले ली, यहां से यहां तक का आधार बना दिया। मान लो ये A, ये B पॉइंट है। अब इसके बीच में एक त्रिभुज बनाया, ये ABC त्रिभुज बनाया। मान लो दूसरा त्रिभुज बनाना चाह रहे हैं हम। कौन सा त्रिभुज? मान लो इधर कोई दूसरा पॉइंट ले रहे हैं और एक ये त्रिभुज बनाना चाह रहे हैं, ABP मान लो। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज ABP का क्षेत्रफल समान आएगा। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देख रहे हैं तो इन दोनों का क्षेत्रफल समान आएगा। दो ही नहीं, कितने ही बना लो आप, और आगे लेके चल जाओ, एक और पॉइंट ले लो, और इस तरफ ले लो, एक और पॉइंट ले लो। जितने त्रिभुज बनेंगे इस आधार पर और इन दोनों ही रेखाओं के बीच में, उन सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमेशा बराबर आता है। ये बहुत ही खास प्रमेय है।
इसका इस्तेमाल होगा, जहां इस्तेमाल होगा मैं फिर से बताऊंगा एक बार और आप लोगों को, टेंशन की कोई बात नहीं है। मैं शुरू कर रहा हूं, अब ध्यान से देखें आप इसको, बहुत ही खास प्रमेय है। अब प्रमेय 6.1 है थेल्स प्रमेय, या फिर इसका एक और नाम है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, जिसको इंग्लिश में बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बोलते हैं, मतलब शॉर्ट में बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बीपीटी बोल देते हैं शॉर्ट में इसको। बीपीटी क्या है भाई, इसका स्टेटमेंट क्या है, कथन क्या है, क्या कह रही है ये कहती है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है, ये कहती है। मैं एक बार बनाता हूं, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, तो त्रिभुज बनाए सबसे पहले तो अपन, है ना, त्रिभुज बनाते हैं। ये देखो, ये हमने त्रिभुज बना दिया, मान लो टेढ़ा मेढ़ा बनाया है, जान करके बनाया है मैंने, ये ए बी सी है, ठीक है। अब यहां पर BC देखो, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, तो BC के समांतर मैं यहां पर एक लाइन बना रहा हूं, BC के एकदम समांतर यहां बना रहा हूं, तो ये लगभग इस तरह की बनेगी, लगभग इस तरह की बनेगी। ये BC के समांतर है, जिसका नाम ले लो आप DE। तो इसने क्या बोला, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा BC के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं D और E पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं, कौन सी अन्य दो भुजाएं, AB और AC, उनको एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि ये रेखा इनको समान अनुपात में विभाजित कर देती है, मतलब AD का DB से अनुपात ले लो और AE का EC से अनुपात ले लो, सेम अनुपात आएगा, समान अनुपात आता है। तो अब इसको सिद्ध करने के लिए थोड़ा बहुत मैं इसको हटाता हूं पहले तो, उसके बाद इसमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, रचना करनी पड़ेगी, डायग्राम को पढ़ाना पड़ेगा, फिर हम करेंगे आगे। देखो, अब देखो, कोई भी प्रमेय आ जाए दुनिया में, कोई भी प्रमेय आए, उसको लिखने का एक सिस्टमेटिक तरीका है, तो उस तरीके से ही आपको सभी प्रमेय लिखनी है। मैं सभी को वैसे ही करवाऊंगा। सबसे पहले आप लिखोगे क्या दिया है अपने को, तो दिया है कॉलम में, देखो क्या है, एक तो ये दिया है कि ये और ये समांतर है, बोल दिया ना इसने, समांतर है, तो ये चीज लिखो सबसे पहले। दिया है, मैं क्या दिया है कि भाई DE समांतर है BC के, शॉर्ट में लिख दो इस तरह से, मैथमेटिकली लिखो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन लिखना है। सबसे पहले तो दिया है लिख दिया आपने, उसके अलावा कोई रचना आपको करनी है तो उसके बाद रचना का नंबर आएगा, क्या रचना करनी है, तो यहां पर कुछ रचना करनी है, कुछ कंस्ट्रक्शन करना जरूरी है, जिससे हम आगे बढ़ेंगे। देखो क्या कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, एक तो ये कि B को E से मिला दिया, B को E से मिला दिया और D को C से मिला दिया। तो यहां लिखता हूं, पहले तो मैं दो कंस्ट्रक्शन करेंगे, एक तो ये और एक ऊपर भी करेंगे। तो यहां लिखोगे सबसे पहला रचना में, B को E बिंदु से तथा D को C बिंदु से मिलाया। एक काम तो ये किया। दूसरा काम, सेकंड नंबर ये किया कि यहां से D से सामने वाली भुजा पर परपेंडिकुलर डाला, लंब डाला, D से सामने वाली भुजा पर लंब डाला, ये हमने लंब डाल दिया, ये 90 डिग्री एंगल डाल दिया। सेम ऐसे ही E से भी सामने वाली भुजा पर लंब डालोगे, ये E से सामने वाली भुजा पर लंब डालेंगे तो ये लगभग इस तरह से बनता है। ये E से हमने सामने वाली भुजा पर लंब डाल दिया। नाम दे दो इसके, जैसे इसका नाम मान लो M दे दिया, इसका नाम हमने N दे दिया, ये नामकरण हो गया इनका, इन बिंदुओं का। तो आप क्या लिखोगे, आप सेकंड में लिखोगे कि D से AE पर लंब DN खींचा तथा E से AD पर लंब, E से AD पर लंब EM खींचा, EM खींचा। ठीक है, दो रचना हमने करी, एक तो इसको यहां से मिला दिया, इसको यहां से मिला दिया, दूसरा ये लंब खींच दिया। तो ये दो चीजें हो गई। दिया है के बाद हमेशा रचना लिखी जाएगी, अगर की है तो, नहीं की है तो कोई बात नहीं, इसको छोड़ दो। उसके बाद आप उपपत्ति लिखोगे या फिर ये लिखो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है ये लिखो,
वैसे रचना इसके बाद लिखी जाती है, सिद्ध करना है कि मैंने पहले लिख दी गलती से, ये पहले लिखते हैं फिर रचना लिखते हैं फिर उपपत्ति आती है, ठीक है। तो आप इसको ठीक कर लेना। सिद्ध क्या करना है, ये चीज, यही कथन का है ना सारा का सारा हिसाब किताब। मैं इसको इस पेन से लिख देता हूं कि AD बटे DB बराबर आएगा AE बटे EC के। ये हमें सिद्ध करना है। मैं यहां से हटा देता हूं इसको। अब फाइनली शुरू होगी उपपत्ति। उपपत्ति मतलब प्रूफ शुरू कर रहे हैं हम इसके, यहां से काम की चीज शुरू है, यहां के प्रमेय का प्रूफ हम कर रहे हैं, सिद्ध कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो इतना काम आपको लिखना है। फिर भी थ्योरम करने के लिए, प्रमेय करने के लिए कुछ सिस्टमेटिक पैटर्न है, उससे ही चलना चाहिए अपने को, तब जाकर के आपके एक नंबर नहीं कटेगा। बहुत ही बढ़िया तरीका है। ये चारों चीजें अपने को लिखनी होती है। उपपत्ति में देखो कैसे शुरू करेंगे। शुरू करने के लिए किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल का इस्तेमाल करने वाला है हम लोग। जैसे एक तो ADE त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक निकालेंगे DBE त्रिभुज का क्षेत्रफल। मतलब इस तरफ फोकस करो, आप इस लाइन पर फोकस करो, केवल ये AB पर फोकस करो। AB पर दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो बन रहा है ADE, AB लाइन से ADE, और एक बन रहा है DBE, दो त्रिभुज बन रहे हैं। इन दोनों का क्षेत्रफल हम लिखेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, उसके हिसाब से यहां पर लिखेंगे। तो यहां पर लिख रहा हूं मैं, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल ये होगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। देखो 1/2 तो ठीक है, आधार यहां पर दिख रहा है अपने को, ये AD आधार ले लो, और ऊंचाई ये दिख रही है। भाई कोई भी त्रिभुज दे रखा हो, मैं थोड़ा सा रफ में आपको बता दूं, जैसे मान लो ये त्रिभुज दे रखा है आपको, अभी इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो ये तो हो जाएगा आधार, और ऊंचाई हो जाएगी, जो भी इस पे लंब डाला गया है वो ऊंचाई हो जाएगी, ये ऊंचाई हो गई उसके लिए। तो आधार और ऊंचाई ये काउंट कर ली जाती है। उसके अलावा मान लो डायग्राम टेढ़ा मेढ़ा भी है। टेढ़ा मेढ़ा मतलब अगर ये इस तरह का डायग्राम है, यूं है कुछ, और यहां से परपेंडिकुलर डाला है, यहां से डाला है मान लो सामने वाली लाइन पे परपेंडिकुलर, तो आधार फिर उस केस में ये कंसिडर किया जाएगा, और ऊंचाई फिर आपकी जो परपेंडिकुलर डाली है वो। आधार और ऊंचाई हमेशा इस तरह से होती है, एक दूसरे के लंबवत होती है। तो उसी को आधार लेना है जिस पर लंब डाला गया है। ऐसे रैंडम नहीं है कि डिवाइड में नीचे जो दिख रहा है, जैसे ये DE दिख रहा है, DE को आधार नहीं लेना, आधार उसको लो जिस पे लंब डाला गया है, ठीक है। तो ADE में हालांकि इधर भी लंब डाला है, इधर भी लंब डाला है, लेकिन हम इस साइड की बात कर रहे हैं फिलहाल, तो हम AD को आधार ले लेंगे और EM को लंब ले लेंगे इसका। तो AD को आधार ले रहे हैं और EM को लंब ले रहे हैं, इसका ऊंचाई ले रहे हैं। ये हमारी समीकरण नंबर 1 हो गई, ठीक है। इसमें मैं फिर से लिख देता हूं, ये त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल हमने लिखा है यहां पर। दूसरी बात, नीचे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल DBE का, यहां लिखते हैं त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल वो भी सेम 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई के हिसाब से आएगा। ध्यान से देखें इसको, यही है खास ध्यान देने वाला विशेष तौर पर। 1/2 गुणा आधार, आधार DB ही लेंगे क्योंकि लंब इस तरफ आ रहा है। देखो कभी कभी क्या हो सकता है, बहुत ही खास ध्यान देने वाली बात है, कभी कभी ये हो सकता है कि इस तरह से अधिक कोण बन रहा हो त्रिभुज में, अधिक कोण वाला त्रिभुज हो। अधिक कोण वाले त्रिभुज में हमेशा जो लंब डलेगा वो बाहर की तरफ निकल जाता है। ये जैसे लंब डालें इस बिंदु से सामने वाली भुजा पर, तो ये भुजा से बाहर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उससे। आपको बस इतना करना है, लंब आप इसको लोगे, आधार आप इसी को लोगे, सेम फॉर्मूले में इसका भी काम हो जाएगा। तो यहां पर आप ध्यान से देखो, तो ये इस तरह से ही है, ये अधिक कोण बन रहा है, ये DE, ये वाला कोण अधिक कोण है, आप नोटिस करो तो ये कोण अधिक कोण बन रहा है, और ये इस तरह से परपेंडिकुलर डला हुआ है, मतलब ये ग्राफ यूं घुमा हुआ है। ये DB बेस हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और ये लंबवत हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी इसकी लंब। तो यहां पर आप लिखोगे कि DB गुणा आधार गुणा ऊंचाई मतलब EM, समीकरण नंबर 2। बहुत ही खास समीकरण था ये, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ये आपको समझना चाहिए कि अगर अधिक कोण वाला त्रिभुज बन रहा है तो सामने वाली भुजा पर अगर लंब डालोगे तो वो भुजा से बाहर निकल सकता है, उसकी कोई टेंशन नहीं लेनी। आधार अभी भी इतना ही काउंट किया जाएगा, ऊंचाई अभी इतनी ही काउंट की जाएगी। उसी बेस पर ये आधार हो गया और ये ऊंचाई हो गई इस त्रिभुज के लिए।
ठीक है, इन दोनों का अनुपात लेंगे हम लोग, लेकिन उससे पहले बाकी के दो त्रिभुज की भी बात कर लें। बाकी दो मतलब इस वाले पे देखो, एसी रेखा पर कौन कौन से त्रिभुज बन रहे हैं। अभी तो हमने ए बी रेखा पर देखे, ये ट्रिक है बस ध्यान रखने की, और कोई बात नहीं। ए बी रेखा पर दो त्रिभुज बना दिए, अब एसी रेखा पर दो त्रिभुज बनाओ। एसी रेखा पर कौन से दो त्रिभुज हैं? एक तो ए ई डी या ए डी ई जो अभी किया हमने, और दूसरा कौन सा है? ई सी डी। दो त्रिभुज हो गए, ए ई डी ई सी डी, इन दोनों की बात करनी है। तो मैं ये ए ई डी या एडीसी को एडीई को फिर से लिख रहा हूं। हालांकि हमने इसका निकाल लिया है, लेकिन मैं फिर से निकाल रहा हूं। उसमें आधार अलग और ऊंचाई अलग लूंगा। इस बार आधार इस बार ए ई लूंगा और ऊंचाई इस बार ये डी एन लूंगा, उससे दूसरी वाली जो मिल रही है। ठीक है, जैसे इस त्रिभुज में ये आधार ले सकते हैं, ये ऊंचाई ले सकते हैं, या फिर ये आधार और ये ऊंचाई ले सकते हैं। तो वैसे ही दो अलग अलग तरह से निकाले जा सकते हैं। आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन दो तरीके हो गए इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, क्योंकि दो आधार और दो ऊंचाइयां हमारे पास हैं। इसलिए हम दो अलग अलग तरह से सूत्र लगा सकते हैं, दो अलग अलग मान रख सकते हैं, लेकिन आंसर सेम आएगा। अब ये अलग रखना जरूरी है इसके सिद्ध करने के लिए, इसलिए मैं एक बार फिर से निकाल रहा हूं। एसी लाइन की तरफ वाले दो त्रिभुजों में देखो आप क्या लिखेंगे अपन, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल वो आएगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई के हिसाब से ही 1/2 गुणा आधार, इस बार आप लोगे ए ई क्योंकि इधर की बात चल रही है, तो ए ई गुणा ऊंचाई। ए ई के लंब कौन है? ये रहा। ए ई के जस्ट लंब कौन है? ये रहा, डी एन। ये समीकरण नंबर 3 हो गई। इसके बाद आखिरी समीकरण आएगी इससे, डी ई सी, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल या ई सी डी जो भी आप बोलना चाहो। त्रिभुज ई सी डी का क्षेत्रफल यह आएगा हमारा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई के हिसाब से 1/2 गुणा आधार। आधार वही ईसी आधार हो गया, और ऊंचाई वही है, अधिक कोण वाला त्रिभुज है ये। आप अभी भी ध्यान से देखो, ये अधिक कोण वाला त्रिभुज है, ये आधार हो जाएगा और ये ऊंचाई हो जाएगी इसकी। दूर कहीं भुजा से दूर, आधार से दूर कहीं लंब जा रहा है, जैसे आधार से दूर कहीं लंब जा रहा था यहां पर, तो आधार हो गया ईसी और ऊंचाई हो गई डीएन। ऊंचाई आप लिखोगे यहां डीएन, समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं हम आगे वाली लाइन में? एक्चुअल में मैं इस तरफ मिटाऊंगा, तो मैं पहले ही बता दूं क्या करने वाला हूं। मैं इस तरफ के जो दो त्रिभुज लिए थे उनका अनुपात लेंगे, मतलब समीकरण 1 को 2 से भाग देंगे, और उस तरफ जो लिए थे ये दो त्रिभुज इस लाइन से, उनको आपस में भाग देंगे, मतलब समीकरण 3 और समीकरण 4 को भाग देंगे, और फिर उसके आगे बढ़ेंगे। आगे का मैं बता दूंगा। एक बार मैं पहले केवल इतना ही मिटा रहा हूं क्योंकि डायग्राम की मुझे जरूरत पड़ेगी, तो पहले इतना करके इतना काम तो करें, फिर डायग्राम हटा करके आगे करेंगे। देखो अब समीकरण 1 को 2 से भाग दे रहा हूं मैं, तो यहां लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 बटे समीकरण 2। क्या होगा इससे होगा त्रिभुज, इधर तो आएगा त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल बराबर, इस तरफ तो है 1/2 गुणा एडी गुणा ई एम, और इस तरफ है 1/2 गुणा डीबी गुणा ई एम से ई एम कटेगा, 1/2 से 1/2 कटेगा, बचेगा क्या? एडी बटे डीबी। ये समीकरण नंबर 5 आ गई हमारी। 4 तक तो कर ली थी, 5 ही समीकरण आ गई मान लो। अब आगे की बात करें तो समीकरण 3 और 4 को भाग देना है, तो मैं यहां लिखता हूं कि समीकरण 3 बटे समीकरण 4 अगर करते हैं तो क्या बनेगा? तो बनेगा त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल, त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ईसीडी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ईसीडी का क्षेत्रफल बराबर है सेम वही 1/2 गुणा ए गुणा डीएन, और बटे में 1/2 गुणा ईसी गुणा डीएन। ये कितना आएगा? कुछ चीजें कट रही हैं उनको काट लो, जैसे ये दोनों कट रहे हैं और ये भी कट रहे हैं,
तो फाइनल क्या बनेगा, ये बनेगा AE बटे में EC। ये इक्वेशन नंबर 6 हो गई। मैं इसको थोड़ा सा क्लियर लिख देता हूं कि ये 5 नंबर इक्वेशन है, ये 6 नंबर है। अब एक खास बात जो मैंने आपको याद हो तो इस तरफ लिखी थी, कक्षा 9 की प्रमेय है 9.2 कि सेम आधार और समांतर रेखाओं के बीच बनने वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है। देखिए कैसे, इसमें ध्यान देंगे भाई, ये लाइन और ये लाइन समांतर है, DE और BC समांतर है, तो समांतर रेखाएं हैं। और आधार अगर मैं DE ले लूं तो देखो एक त्रिभुज ये इस आधार पे बन रहा है इसी समांतर रेखा के बीच में, और एक त्रिभुज ये इसी आधार पे बन रहा है इसी समांतर रेखा के बीच में। DEB DEC हो गया काम, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे कि चूंकि एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है, अतः त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज ECD में इसलिए क्योंकि यहाँ ECD नाम ले लिया, वरना DEC ले लो एक ही बात है, वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ECD का क्षेत्रफल, ECD का क्षेत्रफल, ठीक है। अब इसको यूज कैसे लेना है, मैं एक बार ये हटा देता हूं, इसका अब कोई जरूरत नहीं है, ये हमने सीख लिया जो भी इसका लेना था यूज। अब यहां देखो, अब क्योंकि ये एक समीकरण हो गई हमारे पास में, तो ये समीकरण नंबर 7 हो गई। अब इस समीकरण 7 का इस्तेमाल लेंगे, या तो DBE की जगह वैल्यू रख दो या फिर ECD की वैल्यू रख दो। तो मैं DBE की रखता हूं, DBE का क्षेत्रफल हम रखेंगे त्रिभुज ECD के क्षेत्रफल के बराबर। तो समीकरण 5 में हम संशोधन कर रहे हैं, समीकरण 5 में 6 से मान रखने पर, समीकरण 5 में 6 से मान रखेंगे तो क्या आएगा, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ये तो अपनी जगह पर है, डिवाइडेड बाई DBE की जगह क्या लिखोगे आप, ECD, तो त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल बराबर, इधर तो AD बटे DB, इधर कोई परिवर्तन नहीं है, AD बटे DB हो गया। समीकरण नंबर ये हमारी 8 हो गई। अब आप ध्यान से देखेंगे, समीकरण 8 को एक तो ध्यान से देखेंगे, और एक आपकी समीकरण नंबर ये जो है 6, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। इन दोनों समीकरणों में लेफ्ट हैंड साइड समान है, ये देखो ADE का क्षेत्रफल बटे ECD का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल बटे ECD का क्षेत्रफल। तो यहां से इसका मान उठा करके यहां रख दो, या इसका मान जो AE बटे EC है वो यहां रख दो। तो समीकरण 6 से 8 में मान रखने पर ये पूरा जो है सेक्शन, इसका मान है AE बटे EC, तो यहां पर रखेंगे हम लोग, तो AE बटे EC बराबर AD बटे DB। यही सिद्ध करना था हमारे को, नहीं ये नहीं करना था, AD बटे DB है, हाँ तो इधर लिखा हुआ है, सॉरी, ये इस तरफ लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। AD बटे DB बराबर आ गया है AE बटे EC के, यही हमें लेकर के आना था, ये हमने सिद्ध कर दिया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, ध्यान से देखें आप। हमने पहले तो लिखा कि क्या दिया है हमारे को, तो 2 रेखाएं हमारे को समांतर दे रखी थी। उसके बाद हमने रचना करी, रचना में 2 रचनाएं करी, वो हमने लिख दी। उसके बाद क्या सिद्ध करना है वो लिखना है। वैसे सिद्ध करना है वाला सेक्शन दिया है कि बाद में लिखते हैं, रचना वाला इसके बाद लिखते हैं, तो इन दोनों को उल्टा पुल्टा कर देना आप, ठीक है। उसके बाद आता है नंबर उत्पत्ति का, मतलब हम प्रूफ शुरू कर रहे हैं। शुरू करने के लिए 4 त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमने लिया। एक तो जो त्रिभुज हमने बनाया था, उसमें लेफ्ट साइड मतलब AB वाली साइड के जो दोनों के दोनों त्रिभुज बन रहे थे उनका क्षेत्रफल ले लिया। ऐसे ही एक बार इस साइड जो 2 त्रिभुज बन रहे थे उनका क्षेत्रफल ले लिया। हमने यहाँ रचना में लंब डाल ही दिया था, तो टेंशन वाली बात नहीं है, आधार गुणा ऊंचाई, ऊंचाई और लंब समान बातें हैं, एक ही बात होती है। तो चारों हमने निकाल लिए, अब 2-2 करके उनको भाग दिया,
और इस प्रमेय का इस्तेमाल कर लिया। आप लोग आराम से शांति से 2-3 बार 4 बार इसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर जरूर पूछी जाती है। ठीक है, अब इसकी मदद से वो जो थेल्स ने, गणितज्ञ थेल्स हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि समान कोणिक त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात समान रहता है। वो कैसे सिद्ध होता है वो हम देखते हैं एक बार। मैं इसका डायग्राम फिर से बना रहा हूं। इस प्रमेय में जो हमने त्रिभुज यूज लिया है उससे वो कैसे सिद्ध होता है वो देखेंगे। ध्यान से देखो आप, ये मैंने लिख दिया है कि क्या हमें सिद्ध करना है। दो समान कोणिक त्रिभुजों की संगत भुजाएं सदैव समानुपाती होती है। दो समान कोणिक त्रिभुज कौन से हैं इसमें? जो हमने डायग्राम अभी थेल्स प्रमेय में बनाया था ना, वही डायग्राम ले लिया मैंने। जो काम का है उतना लिख लिया, रचना वाला केस हटा दिया बीच में से। अब यहां पर समान कोणिक त्रिभुज कौन कौन से हैं? एक तो त्रिभुज है ADE छोटा वाला, और एक बड़ा वाला, और एक त्रिभुज है ABC। ये समान कोणिक है, समान कोणिक है। कैसे भाई, कैसे कह सकते हैं समान कोणिक है? मैं बताता हूं कैसे कह सकते हैं। एक तो कोण A बराबर कोण A है, दोनों में, दोनों का सेम कोण है, वो तो वैसे ही बराबर होगा। दूसरा एक ये D और B बराबर होगा, संगत कोण है ये, D और कोण B संगत कोण होगा। और ये जो E है और ये C है, ये भी संगत कोण, क्योंकि ये समांतर भुजाएं है ना, समांतर भुजाएं इसलिए संगत कोण बन जाते हैं। ये आपने 9वीं कक्षा में पढ़ा होगा। एंगल E और एंगल C बराबर होगा, ये भी संगत कोण है। ये जो मैं अब बता रहा हूं आपको, ये एग्जाम में प्रूव नहीं आएगा इसका, लेकिन हमें उदाहरणों में और क्वेश्चंस में इसकी हेल्प मिल जाएगी, इसलिए मैं बता रहा हूं अभी आपको। उदाहरणों में हमें इसको करना ही होगा। बाकी जो प्रूव है 6.1 का, वो कंप्लीट हो चुका है वहां पर जो हमने किया है। एग्जाम में आपको उतना करना है, उसको ध्यान से समझ के बार बार प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, ये तो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं, यूं ही आपको आगे हमारे काम आएगा, कहीं ना कहीं काम ही आएगा। तो अब हमें क्या प्रूव करना है? हमें बोला गया है कि समान कोणिक, समान कोणिक तो समझ में आई गया आपको, तीनों कोण आपस में समान आ रहे हैं। तो ये दो त्रिभुज समान कोणिक त्रिभुज है, इनमें भुजाओं का अनुपात समान आएगा, ये हमें सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है कि AD बटे, एक का तो AD ले लिया, एक की भुजा AB है, ये बराबर आएगी, इसकी तो भुजा AE है और दूसरे वाले की भुजा AC है, इसके बराबर आएगी। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध कैसे करेंगे? अभी हमने थेल्स प्रमेय पढ़ी। थेल्स प्रमेय में हमने ये पढ़ा कि भाई AD बटे DB जो है वो बराबर है AE बटे EC के। ये हमने थेल्स प्रमेय में अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले। अब इसका कैसे इस्तेमाल करना है, आप सिर्फ इतना करो कि इसको उल्टा कर दो, घुमा दो इसको भी व्युत्क्रम ले लो, इसको भी व्युत्क्रम ले लो। तो मैं लिख ही देता हूं, व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करोगे तो ये बन जाएगा DB और ये बन जाएगा AD, और इस तरफ बन जाएगा EC और नीचे बन जाएगा AE। ये व्युत्क्रम हो गया। अब व्युत्क्रम करने के बाद दोनों तरफ एक जोड़ दो, एक जोड़ दो, एक बार देखते हैं क्या बनता है। एक जोड़ रहे हैं तो यहां पर क्या बनेगा? ये बनेगा DB बटे AD प्लस में एक, और उधर EC बटे में AE और प्लस में एक। एक जोड़ने के बाद एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो देखो ये डिवाइड में एक, ये डिवाइड में एक। मैं उस तरफ कर देता हूं, जगह नहीं है सर। AD एलसीएम में आ जाएगा यहाँ, ये AD एलसीएम में आ गया। बचेगा क्या? DB प्लस में AD, DB प्लस में AD यहां बच गया। और उस तरफ बात करें तो AE एलसीएम में आएगा और ये उधर चल जाएगा तो EC प्लस AE। अब जरा देखें क्या बनाए। DB और AD मिलकर के कितना होता है? DB और AD मिला दे तो पूरा का पूरा AB आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो ये हो गया AB और ये नीचे AD चल रहा है। उस तरफ EC और AE, इन दोनों को मिला देंगे तो पूरा AC आ जाएगा। तो ये लिखोगे आप AC बटे AE। फिर से व्युत्क्रम ले लो, व्युत्क्रम लेने पर ये बनेगा AD बटे AB बराबर AE बटे AC। ये हमारा आंसर आ गया। तो उनका कहा हुआ कथन सही है। थेल्स प्रमेय से हमने देखा भी कि भाई हाँ सही आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरह से सिद्ध कर लिया हमने। बाकी इसका ये रटने की कोई जरूरत नहीं है, केवल समझ लो कि कैसे किया है हमने।
+1 करने से कैसे आ गया, ये बस समझने की बात है, बाकी कुछ नहीं, सिर्फ समझना है और कुछ नहीं करना है। ये क्वेश्चंस में कैसे यूज लेंगे वो हम करते करते सीख जाएंगे। और आगे एक चीज बस ध्यान देनी है कि हमें क्या बचाना था, हमें बचाना था इसमें से आंसर में हमें इसको बचाना था और एक इसको बचाना था। हमें आंसर में डीबी या ईसी नहीं चाहिए था, डीबी या ईसी नहीं है आंसर में। तो जिसको बचाना है उसको आप डिवाइड में लो, ये रूल ध्यान रखना बस आपको। जिसको बचाना है उसको डिवाइड में लो, फिर +1 करो, डायरेक्ट मत करो +1। जिसको बचाना है उसको डिवाइड में लो, पहले उल्टा करो फिर +1 करो, ठीक है। तो ये हमने कर लिया है। 6.2 प्रमेय, प्रमेय 6.1 का ही व्युत्क्रम है। उसमें क्या लिखा हुआ है मैं केवल बोल करके बता देता हूं, लिखने की जरूरत नहीं है। वो 6.1 का विलोम ही है कि भाई अगर आपको ये बोल दे कि इस तरह से संगत रेखाओं का अनुपात समान है, जैसे ये क्या थेल्स प्रमेय में, अगर थेल्स प्रमेय में ये था कि ये दोनों समांतर है तो ऐसा होता है। 6.2 वाली प्रमेय जो थेल्स प्रमेय का व्युत्क्रम है उसमें क्या कह रहा है कि अगर ऐसा है, अगर ये अनुपात बराबर हैं तो इसका मतलब है कि ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। एक तो हमने समांतर से अनुपात पे पहुंचे, ये तो 6.1 प्रश्नावली है, और एक अनुपात से हम समांतर पे पहुंचे, ये 6.2 प्रश्नावली, 6.2 प्रमेय है। बार बार मैं मिस्टेक कर रहा हूं, आप ध्यान से समझ लें इसको। 6.1 प्रमेय, समांतर रेखा दे रखी है, दोनों अनुपात समान हो जाएंगे उसकी हेल्प से। 6.2 प्रमेय में अनुपात समान दे रखे हैं तो फिर हम साबित कर सकते हैं कि वो रेखाएं समांतर हैं। इसका इस्तेमाल क्वेश्चंस में करेंगे, उदाहरणों में करेंगे। अब देखिए कमाल की बात यह है कि जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, जस्ट पहले, उसी पर उदाहरण नंबर 1 आ गया। इसमें भी यही बोला है कि यदि कोई रेखा एबीसी की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करे और भुजा BC के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए। यही तो सिद्ध किया अभी हमने, तो इस उदाहरण को तो करने की जरूरत नहीं है, यही तो सिद्ध किया हमने। थेल्स प्रमेय की मदद से हम यहां से शुरू किए AD बटे DB और उधर गए थे हम AE बटे EC और इसको घुमा करके +1 किए, यहां तक पहुंच गए थे। तो ये हमने कर लिया है। मैं उदाहरण नंबर 2 से शुरू कर रहा हूं। देखो दूसरा उदाहरण है, बहुत ही आसान है और इस तरह के प्रश्न भी हैं तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज में क्या खास बात होती है? आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है। समलंब चतुर्भुज में एक खास बात होती है, उसने दिया भी है कौन कौन सी है। AB समांतर है DC के, ये दोनों समांतर है। S समांतर भुजाओं AD और BC ये दोनों असमांतर है, पर क्रमशः बिंदु E और F इस प्रकार स्थित है कि EF भुजा AB के समांतर है, EF भुजा AB के समांतर है। भाई ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, तो तीनों एक दूसरे के समांतर ही हो गए। वैसे तो ये हम लिखेंगे आगे। इसमें दर्शाइए कि, ध्यान से देखें क्या दर्शाना है। AE बटे ED बराबर आएगा BF बटे FC के। लेकिन ये त्रिभुज नहीं है। त्रिभुज में इस तरह का रिलेशन पढ़ा है अपन ने, चतुर्भुज में नहीं पढ़ा। वो जो थेल्स प्रमेय लगती है वो चतुर्भुज के लिए नहीं है, वो त्रिभुज के लिए है। तो हमें इसको त्रिभुज में बदलना पड़ेगा और थेल्स प्रमेय की मदद से यह सिद्ध करना पड़ेगा। ये बात है। अब कैसे किया जाए तो मैं शुरू करता हूं, देखो ध्यान से। सबसे पहले तो हल यहां पर लिख रहा हूं मैं। हल में ये डायग्राम क्वेश्चन में दिया हुआ था तो ऊपर ही लिखा है तो मैंने। हल में सबसे पहले आप लिखोगे कि क्या दिया है। सेम जैसे प्रमेय करते हैं ना हम, उसी तरह से इसको करना है। क्या दिया है अपने को? हमें दिया गया है कि सबसे पहले तो AB समांतर है DC के, ठीक है। साथ में और क्या दिया है? और दिया है कि EF भुजा AB के समांतर है। EF और AB समांतर है, तो AB समांतर है EF के। AB समांतर है DC के, AB समांतर है EF के, तो ये दोनों समांतर, ये दोनों समांतर, तो ये दोनों भी समांतर ही हो गए। तो आप लिखोगे अतः EF समांतर है DC के भी। ये हमने इससे कंक्लूजन निकाल लिया। ये एक तो यहां पर लिख दिया। अब दिया है के बाद आप लिखोगे कुछ रचना वगैरह आपको करनी है। पहले सिद्ध करना है, लिख देते हैं। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है ये, तो ये ऐसे कैसे उतार दो। AE बटे ED बराबर आएगा BF बटे FC। ये हमें सिद्ध करना है। कुछ रचना करनी हो तो वो भी लिख दो। रचना करने की जरूरत पड़ेगी यहां, क्योंकि ये चतुर्भुज है, हमें बदलना है त्रिभुज में। क्योंकि थेल्स प्रमेय सिर्फ त्रिभुज में लगेगी,
तो त्रिभुज में कैसे बदलें इसको, या तो यहां से यहां एक लाइन डाल दो या यहां से यहां एक लाइन डाल दो, जो आपको ठीक लगे। मैं एक काम कर रहा हूं, यहां से यहां एक लाइन डाल रहा हूं, ये रचना कर देते हैं और इस पॉइंट का नाम कुछ दे दो आप, जैसे मान लो एम नाम दे दिया मैंने इस पॉइंट का, ठीक है। तो आप लिखोगे रचना में कि ए से सी तक, ए से सी को मिलाने वाली रेखा खींची जो EF रेखाखंड को, रेखा नहीं रेखाखंड ही है वैसे, जो EF रेखाखंड को बिंदु M पर काटती है, ठीक है। ये हमने कर लिया। अब दो त्रिभुज बन गए, एक तो ADC, एक ABC, दो त्रिभुज हो गए। ध्यान से देखेंगे आगे का काम क्या है। अब मैं त्रिभुज ADC से शुरू करूंगा, तो सबसे यहां लिखोगे कि त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में क्या लिखोगे आप कि DC समांतर है EM के, भाई DC यहां पर था, EF समांतर है DC के, EF समांतर है DC के। इससे क्या कह सकते हैं हम, EF अगर पूरा का पूरा समांतर है DC के, इसका मतलब EM भी समांतर ही होगा, उसका एक टुकड़ा भी समांतर ही होगा। तो इसकी मदद से आप लिखोगे कि EM समांतर है DC के। और अगर त्रिभुज में इस तरह से दो समांतर रेखाएं मिल जाती है हमारे को, तो आप थेल्स प्रमेय से लिख सकते हो। अतः थेल्स प्रमेय से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि AE बटे ED बराबर आएगा AM बटे MC के। ये थेल्स प्रमेय हमने अभी सीखी थोड़ी देर पहले। ये समीकरण नंबर 1 हो गया हमारा, ठीक है। इसमें से ये तो आंसर में लाना ही है, AE अपॉन ED, तो उधर वाला नहीं लाना है, उसको हम हटा देंगे। अभी देखो कैसे हटाएंगे, दूसरे त्रिभुज की मदद से। त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में क्या चर्चा चल रही है? चर्चा ये है कि भाई AB जो है वो समांतर दे रखा था EF के, AB समांतर दिया हुआ था EF के, जिससे हम कह सकते हैं कि AB समांतर होगा EF के एक टुकड़े MF के भी, तो AB समांतर होगा MF के भी। और अगर AB मतलब त्रिभुज में ऐसा कुछ हो जाए, किसी एक भुजा के समांतर बीच में एक लाइन मिल जाए, तो फिर थेल्स प्रमेय लग जाती है। अतः थेल्स प्रमेय से आप कह सकते हो, अगर ऐसा कुछ, ये उल्टा है, बस ये सीधा त्रिभुज मिल गया था, ये उल्टा मिला है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। उल्टा त्रिभुज भी मिला है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सेम अनुपात लो, कोई टेंशन नहीं है। AM बटे MC किसके बराबर आएगा? BF बटे FC के, ये बराबर आ जाएगा समीकरण नंबर 2 के। अब बहुत लोगों को कंफ्यूजन ये होता है कि भाई ये तो उल्टा रखा हुआ है त्रिभुज, हमने उल्टा ही अनुपात ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, क्या फर्क पड़ रहा है? देखो अगर त्रिभुज यूं है या त्रिभुज यूं रखा हुआ है, अनुपात आप कुछ भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी ये ABCDE है मान लो, तो आप AD बटे DB बराबर कर रहे हो मान लो AE बटे EC के। इसको घुमा करके लिखोगे ना, अगर DB बटे AD बराबर आएगा EC बटे AE के, तो सेम बात ही आती है। कहने का मतलब ये है, व्युत्क्रम कर देते हैं हम लोग। तो अगर त्रिभुज उल्टा भी रखा हुआ है ना, उल्टा रखने से ये वाला अनुपात आएगा, सीधा रखने से ये वाला अनुपात आएगा, बराबर ही तो बातें हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रम ही तो हैं, सेम बातें हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अनुपात तो ले लिया हमने, तो इस तरह से यहां उल्टे वाले का अनुपात ले लिया हमने, ये सीधे AM बटे MC, ये BF बटे FC, बल्कि कायदे से सीधा करना चाहिए था, इसको फिर लेना चाहिए था, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब ये, आप डायरेक्ट ले लिया करो। डायरेक्ट लेने से ये फायदा है कि यहां से AM अपॉन MC का मान उठा करके यहां रख देंगे, समीकरण 2 से मान 1 में रखने पर, समीकरण 2 से मान 1 में रखने पर क्या आएगा? ध्यान से देखें, AE बटे ED
बराबर आएगा, इसका मान ये उठा करके यहां रखेंगे तो BF/FC के, ये आ गया सब आंसर। सिद्ध करना यही था, ये सिद्ध हो गया। कुछ नहीं करा, सिंपल आपने एक बीच में लाइन डाल दी, दो त्रिभुज बन गए, दोनों में थेल्स प्रमेय लगा दी, अपने आप ही आंसर आ गया। थेल्स प्रमेय के क्वेश्चन बहुत आसान से हैं, आप थोड़ा ध्यान से देखोगे ना क्वेश्चन को, आराम से हो जाएगा। बस कभी कभी क्वेश्चंस में क्या है कि इस तरह से हमें रचना करनी पड़ जाती है, कंस्ट्रक्शन करना पड़ जाता है, जिससे हमारा क्वेश्चन आसान हो जाए। बस इतना थोड़ा ध्यान देने की है, बाकी आसान है। नेक्स्ट और लास्ट एग्जाम्पल 3 नंबर देखो। तीसरा उदाहरण बहुत आसान उदाहरण है, ध्यान से देखेंगे। आकृति में PS/SQ बराबर है PT/TR के। अगर ऐसा रेशो बराबर दे देता है तो इसका मतलब क्या है, थेल्स प्रमेय के विलोम से हम ये कह सकते हैं कि दोनों रेखाएं समांतर हैं, ठीक है। तथा एंगल PST मतलब ये वाला एंगल, PRQ मतलब ये वाले एंगल के बराबर दे रखा है। हमें क्या प्रूव करना है, हमें इस त्रिभुज PQR को समद्विबाहु प्रूव करना है, मतलब दो रेखाएं समान आ जाए, ऐसा कुछ प्रूव करना है। तो ठीक है, शुरू करेंगे। देखो सबसे पहले तो आप लिखो क्या दिया है, हमें दिया है कि भाई PS/SQ बराबर है PT/TR के। हर क्वेश्चन को इसी पैटर्न में करेंगे अपन, शुरू से लास्ट तक पूरे चैप्टर में, क्वेश्चन को भी और प्रमेय को भी, प्रमेय की तरह ही करेंगे सभी क्वेश्चंस को। दिया है, मैं ये लिख दिया कि अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से हम कह सकते हैं कि ST समांतर है किसके, QR के। और अगर ये रेखाएं समान हैं तो 9th क्लास में आपने पढ़ा है एक खास चीज। 9th क्लास में क्या पढ़ा है कि दो रेखाएं अगर समांतर होती हैं और एक रेखा कोई तिर्यक रेखा काट रही है तो ये कोण संगत कोण होते हैं और बराबर होते हैं। किसी भी तरह से काटे, इस तरह से काटे तो भी ये कोण संगत कोण माने जाते हैं और बराबर होते हैं। तो वैसे ही आप नोटिस करो, ये कोण और ये कोण बराबर होंगे कि नहीं होंगे, संगत कोण है ये दोनों, क्योंकि ये समांतर रेखाएं हैं। तो आप लिखोगे चूंकि ST समांतर दे रखा है QR के, इसलिए एंगल PST बराबर होगा किसके, एंगल PQR के, एंगल PQR के। ये समीकरण नंबर 1 हो गई। उसके अलावा दिया है, क्या दिया हुआ है कि एंगल PST बराबर है किसके, एंगल PRQ के। ये समीकरण नंबर 2। ध्यान से देखेंगे अब, एंगल PST इसके भी बराबर है, एंगल PST इसके बराबर दिया हुआ है। एक से मान उठा करके दूसरे में रख दो, तो समीकरण 1 से एंगल PST का मान 2 में रखने पर क्या बनेगा, यहां से मान उठा करके यहां रखो तो एंगल PQR ये यहां आ जाएगा, बराबर हो जाएगा एंगल PRQ के। ध्यान से देखें किस किस को बराबर किया है। एंगल PQR मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमने बराबर कर दिया। किसी त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर है तो उसके सामने की भुजाएं भी बराबर होती है। ये आपने 9वीं कक्षा में पढ़ा है। वापस से 9वीं कक्षा की काफी चीजें हमारे काम आ रही है, लेकिन जो काम आ रही है मैं आपको बताऊंगा। तो अगर कोई दो कोण बराबर है, उसके सामने की भुजाएं बराबर होती है। अगर आपको मान लो किसी क्वेश्चन में दो भुजाएं बराबर दे रखी है तो इसका मतलब उसके आमने सामने के कोण बराबर होंगे। तो यहां फिलहाल आप लिखोगे कि ये दोनों कोण बराबर है, इसका मतलब अतः PQR मतलब इस कोण के सामने वाली भुजा कौन सी है, PR, अतः PR बराबर आएगी। और इस कोण के सामने वाली भुजा कौन सी है, PQ, सामने वाली भुजा बराबर हो जाती है। अतः PR बराबर PQ। क्यों, क्योंकि समान कोणों के सामने वाली भुजाएं भी समान होती है। ये त्रिभुज में है केवल ऐसा, ठीक है, सब में नहीं बात कर रहे हैं, फिलहाल त्रिभुज की बात कर रहे हैं। तो PR बराबर PQ है, अतः दो भुजाएं बराबर होने के कारण आप कहोगे कि त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो बहुत ही खास क्वेश्चन हो गया ये।
इसमें हमें 9th की थ्योरम काम आई, बाकी था तो छोटा ही, 9th की थ्योरम का काम आने के कारण थोड़ा सा खास बन गया। ठीक है, अब इस तरह के ही क्वेश्चंस हैं 6.2 प्रश्नावली में, वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हमने प्रमेय पढ़ ली, उसका विलोम डिस्कस कर लिया, उसके उदाहरण कर लिए, अब प्रश्नों की बारी है। फिर भी अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट से और नए नए वीडियोस को बनाने का और उसको और बेहतर बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।